नमस्कार, न्यूज वेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय बागड़िया जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रकाश भाई। वरिष्ठ अभिभाषक का मामला बड़ा गर्माता जा रहा है, क्या मामला है ये? वरिष्ठ अभिभाषक का क्या मामला? मामला बड़ा छोटा सा है प्रकाश भाई। मामला ये है कि वरिष्ठ अभिभाषक की नियुक्ति एडवोकेट्स एक्ट में की जाती है। उस एडवोकेट एक्ट के पावर को लेकर के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के हिसाब से कुछ अभिभाषक गण की नियुक्ति वरिष्ठ अभिभाषक के रूप में हुई है। अब उसको लेकर के कुछ अभिभाषक जो हैं वो बड़े क्षोभित हैं, तो उन्होंने ये मामला उठाया है। मामले को विशेष तौर पर उठाया गया है। अशोक गुप्ता जी जो हैं वो वरिष्ठ अभिभाषक बनाए गए हैं, जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के सदस्य नहीं थे। तो आक्रोश वकीलों में इसलिए है कि भाई वो स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश के सदस्य नहीं थे, उन्हें क्यों बनाया गया? ये कुल मिलाकर के छोटा सा ये मामला कानूनी पेचीदगी से भरा है या नैतिकता से जुड़ा है? मैं दोनों ही तरह से इसको नहीं कहूंगा प्रकाश भाई, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए अब जो रूल्स बने हैं नए, उनमें वोटिंग का प्रावधान है। तो वोटिंग के प्रावधान में ये कहा गया है कि अगर आपको 10 से ज्यादा मत प्राप्त होते हैं तो आप वरिष्ठ अभिभाषक बना दिए जाएंगे। इंदौर और ग्वालियर के अभिभाषक को 10 से ज्यादा मत प्राप्त करना इसलिए मुश्किल है कि यहाँ जो है माननीय न्यायमूर्तिगण करीब 8 के करीब है दोनों जगह। तो वो न्यायमूर्तिगण अगर आपके लिए वोट भी करते हैं 8 के 8, तो भी आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उस रूल को थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स करा जाए कि अभिभाषक गण की वरिष्ठ अभिभाषक के रूप में नियुक्ति इंदौर और ग्वालियर का इक्वल पार्टिसिपेशन रहे। यानी हमारे यहाँ का कोई अभिभाषक वरिष्ठ अभिभाषक बन ही नहीं सकता इस प्रक्रिया? ऐसा तो नहीं है, लेकिन काफी मुश्किल रहेगा। मुश्किल है, हाँ, ये कह सकते हैं कि काफी मुश्किल रहेगा। उसके साथ न्याय नहीं हो सकता। न्याय की तो बात नहीं प्रकाश भाई, लेकिन कई जो डिजर्विंग लोग हैं जिन्हें बनना चाहिए, उनको बनने में काफी मुश्किल है और परेशानी आएगी बनिस्बत उसके की जो जबलपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने वाले एक प्रमुख पक्षधर होता है वकील जी। लेकिन इंदौर में देखिए, जिला बार एसोसिएशन में देखिए, जिले में जाके देखिए, जिला कोर्ट में वकीलों के बैठने की जगह नहीं है। धूप में बड़ी अच्छी स्थिति तो नहीं कही जाएगी जी जी, जबकि हाईकोर्ट में ऐसा नहीं है। तो आप कुछ ऐसी बात उनका साथ देते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं प्रकाश भाई कि जगह की कमी काफी सालों से वकील लोग बार बार प्रशासनिक तौर पर पे अलग अलग संस्थाओं को ये कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि भाई हमें जगह और उपलब्ध कराई जाए। मुश्किल ये है कि किसी कारण से जो सरकार बेहतर जानती है, सरकार उस पर ध्यान देने में दे नहीं पा रही बराबर। तो हमें एक नया स्थान अभिभाषकों को जिला अभिभाषक के लिए दिया जाए, या तो उसके पड़ोस में जो कमिश्नर ऑफिस है उसकी प्रेमाइसेस हमें दी जाए, तो कोर्ट का एक्सटेंशन हो जाए और उस एक्सटेंशन में जो जगह मिलती है उसमें हम कोर्ट एक्सटेंड कर लें। और या फिर यह है कि कोई पूरी नई जगह ऐसी मिले जो सही हो, स्ट्रेटेजिकली सही जगह वो हमें दी जाए, क्योंकि उसी जगह में अभिभाषकों की गिनती बढ़ रही है और साथ ही मुकदमों की गिनती बढ़ रही है। देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कानून है और कानून की अवहेलना के मामले भी सबसे ज्यादा आते हैं, वकील भी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, बहुत मोटी बात है प्रकट भाई, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतने ज्यादा लिटिगेशन होंगे। बिकॉज लिटिगेशन अल्टीमेटली है क्या? दो आदमी के डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाना आप लिटिगेशन कहते हैं। तो जितनी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी उतने डिस्प्यूट ज्यादा रहेंगे। समस्या डिस्प्यूट और पॉपुलेशन की नहीं है, समस्या यह है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है। सरकार अपॉइंट जजेस करने में जो लेट लतीफी करती है, जिसको आप टिपिकली रेड टेपिज्म कहते हैं, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। वो हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में हो या ट्रायल कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में हो। तो वी नीड मोर जजेस। इतना एक तरफ न्याय शुल्क लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आदमी न्याय पाने के लिए आया तो सरकार उससे कहती है कि इतना न्याय शुल्क जमा करिए तब आपके साथ न्याय होगा। तो ये तो अन्याय है, आपको लगता है? न्याय शुल्क की आपने बहुत सही बात कही प्रकाश भाई। अभी मैं उदाहरण आपको देता हूं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो नीचे के अवार्ड के खिलाफ, यानी ट्रायल कोर्ट के अवार्ड के खिलाफ जो अपीलें लगती हैं, सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें सरकार ने नया न्याय शुल्क लगाया 10% उस अमाउंट का जो आप अपील में मांग रहे हैं जी। तो वो टोटली गलत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक आदमी एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया, उसको नीचे की कोर्ट ने 1 लाख रुपए अवार्ड करा, उसको ऐसा लगता है कि मुझे 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो वो 2 लाख की इनहेंसमेंट की अपील करता है, तो उसको 2 लाख रुपए पे पहले 20,000 रुपए न्याय शुल्क लगेगा। तो जो आदमी पहले दूसरे पे आश्रित है, वो बेचारा अपंग है, अपाहिज है, वो उतने रुपए कहां से लाएगा? तो ये गरीबों को और उस कमजोर तबके के लोगों को बाहर रखने की एक प्रक्रिया ज्यादा बन गई है बनिस्बत इसके कि अनादरण के मामले में भी ऐसा ही है कुछ। उच्च अनादरण का एग्जैक्टली ये मामला, उसमें भी न्याय शुल्क लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि बजाय इसके कि लोगों को न्याय सुलभ दिलाया जाए, आसान दिलाया जाए, लोगों की गिनती बढ़ाई जाए कि भाई अब न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ाया जाए, हम उसे कम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आजकल मेगा अदालत, लोक अदालत लगती है और हजारों फैसले रातों रात हो जाते हैं, तो क्या उनमें न्याय होता है?
ये निश्चित तौर पे है कि अन्याय किसी प्रकार से नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छी चीज है मेगा अदालत लगना, लोक अदालत लगना, फॉर द रीजन कि मुकदमों का फैसला जल्दी होता है। मेगा अदालत, लोक अदालत में डिस्प्यूटेड मामले डिसाइड नहीं होते प्रकाश भाई, ये वो मामले डिसाइड होते हैं जो छोटे होते हैं और जिनमें डिस्प्यूट कम होता है और पार्टीज दोनों की कंसेंट से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो और अधिक से अधिक मामले से क्यों नहीं निपटा दिए जाते? अब क्योंकि अधिक से अधिक मामले डिस्प्यूटेड होते हैं, अनडिस्प्यूटेड होते नहीं। लोग लड़ना चाहते हैं, लोग लड़ना चाहते हैं, कोर्ट जाते हैं इसलिए कि लड़ा जाए। भाई अभी यूके में दंगे हुए तो 5 दिन के भीतर दंगाइयों को सजा दे दी गई, जेल भेज दिया गया। जी ऐसा अपने यहाँ क्यों नहीं होता? बरसों मामले चल रहे हैं, गुजरात के दंगे के मामले अब तक चले आ रहे हैं, ऐसा कब तक होगा? प्रकाश भाई मुश्किल एक ही है, घूम फिर के सिस्टम में नंबर ऑफ जजेस जो डिसाइड करते हैं वो कम है। जब तक नंबर ऑफ सिटिंग जजेस नहीं बढ़ाए जाएंगे, देखिए एक ऑनरेबल जज, मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक ऑनरेबल हाईकोर्ट जज के यहाँ आमतौर पर 80 से 200 मुकदमे लिस्ट होते हैं रोज। अब रोज एवरी डे, जिसको आप मोशन हियरिंग कहते हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं किसी व्यक्ति से कि रोज इतने मुकदमे सोमवार से शुक्रवार तक सुने और उसमें कोई ह्यूमन एरर ना हो? क्योंकि अल्टीमेटली ये आखिरी संस्था है जहां आदमी परेशान होकर के, क्षुब्ध होकर के तकलीफ में जाता है, तो वहां ह्यूमन एरर की संभावना नहीं है। तो आप एक ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन का काम ले रहे हैं। सो वी नीड मोर जजेस। तो वकीलों के बारे में कहते हैं उनकी फीस लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा हो गई है। कई वकील तो ऐसे, इंदौर में भी ऐसे वकील हैं जी, जो जाने आने के लिए चार्टर्ड विमान की मांग करते हैं, जिनका मीटर घर से निकलते ही चालू हो जाता है जी। और उन्हें छोटी कार में वो सफर नहीं कर सकते, साधारण उन्हें 5 स्टार होटल ही चाहिए, 5 स्टार में उनको सूट चाहिए, चार्टर्ड प्लेन चाहिए। तो ऐसे में न्याय कैसे दिलाएंगे? देखिए भाई ये बात सही है कि वकालत का पेशा एक रुपए कमाने का माध्यम है, इसमें कोई शक नहीं, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे मेरा परिवार चलाना है, दाल रोटी चलानी है, घर का किराया भरना है या नए मकान की EMI भरनी है, तो मैं वकालत से रुपया निकालूंगा। लेकिन साथ ही साथ कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि वकीलों की जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती है और उस कमजोर वर्ग के प्रति भी बनती है जो बहुत ज्यादा ना न्याय शुल्क दे सकता है ना वकीलों की फीस दे सकता है। तो अब समय आ गया है कि वकीलों को धीरे से समाज से जुड़ना पड़ेगा, एक आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए आगे आना पड़ेगा और वहां फीस की चिंता ना करें। जो लोग दे सकते हैं, जो सक्षम है, उनको सक्षम लोगों से आप पूरी फीस लें, लेकिन जो सक्षम नहीं है रुपए देने में, उनके लिए आगे आना जरूरी है। इस देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं जी, अधिकांश आंदोलनों की लीडरशिप, उनका नेतृत्व वकीलों ने किया। आजादी का आंदोलन हो, दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो, बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह के विरोध में कोई भी आंदोलन देखे, गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अधिकतर वकील थे। लेकिन अब सारे वकील धंधे पे ज्यादा लग गए, वकालत के पेशे में पैसा कमाने में लग गए। ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे 100% लगता है और कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है कि समाज के काम में और समाज के लिए जितना वकीलों को जुड़ना चाहिए, जितना समाज के लिए आगे आना चाहिए, उतना वकील नहीं आ पा रहे हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अभिभाषक के रूप में समझनी चाहिए और मैं खुद इस बात के लिए, मैं खुद भी जिम्मेदार हूं, मैं खुद भी कोई वो नहीं कर पा रहा हूं। आप इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो आप क्या सामाजिक जिम्मेदारी निभा? उदाहरण के तौर पर जैसे सिर्फ वकालत करके पैसे कमा के चले जाते हैं? नहीं, मैंने तो इतने रुपए कभी कमाए भी नहीं वकालत में प्रकाश भाई, व्यक्तिगत तौर पे मैं कह सकता हूं। पर जैसे हमने कुछ दिन पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करा था उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के परिसर में ही। तो एक जैसे ये एक समाज की गतिविधि है जिससे हम जुड़े हैं। कुछ ना कुछ एक संस्था हम छोटी सी बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं, जहां एक आम आदमी आकर के निःशुल्क सलाह प्राप्त कर सकता है और अगर उसे कोर्ट में जाना हो तो वो उन वकीलों के थ्रू जा सकता है जो उससे फीस चार्ज नहीं करेंगे, खर्चे मात्रा में उसका मुकदमा लड़ देंगे। हम उस जगह को, उसकी व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहते हैं। एक आम आदमी के मन में जो हिचक है कोर्ट में जाने की, कि कोर्ट में आए, किसी वकील से कैसे बात करे, पूछे, हम वो दूर करना चाहते हैं व्यक्तिगत व्यवहार से, वकीलों के, आम आदमी से। सरकार प्रचारित करती है कि गरीब आदमी को न्याय मिलने की पूरी व्यवस्था हमने की है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए। क्या ये व्यवस्था है देश में? बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है प्रकाश भाई। ना जजेस ठीक, ना जजेस नंबर जो है बराबर है। एक ही जज से आप जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं। उन ऑनरेबल जजेस की आप जो है कार्य प्रणाली के ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके रहने की व्यवस्था, उनके गाड़ी की व्यवस्था, एक ऑनरेबल जज के लिए जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उससे 50% भी सरकार नहीं देती है। और फिर उनसे काम लेने की जगह आप उनसे 2 गुना और 3 गुना काम लेते हैं। बिल्कुल नहीं। यानी हमारे माननीय जज हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ओवरलोडेड है काम से। 100% ओवरलोडेड है। और एक नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर ऑनरेबल हाई कोर्ट जज जितने हैं वो सारे के सारे ओवरलोडेड है। तो आपका बार एसोसिएशन कोई मांग क्यों नहीं करता इस मामले? बार बार पत्र लिखे गए, इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ही नहीं प्रकाश भाई, ऑल ओवर इंडिया बार एसोसिएशन से सरकार को तरह तरह के प्रतिवेदन समय समय पर कई गिनतियों में भेजे जा चुके हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। होता यह है कि किसी एक व्यक्ति का नाम ऑनरेबल हाईकोर्ट जज बनने के लिए जाता है जी।
एक कॉलेजियम होती है जो कि प्रदेश के 3 टॉप सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करते हैं। उस कॉलेजियम से नाम जाकर के दिल्ली जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर होता है। उसके बाद उस पर कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा। उसके बाद वो फाइल पुटअप होती है राष्ट्रपति जी के सामने। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि फाइल पड़ी रही और उस पर दस्तखत नहीं हुए। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप मुझे बताएं। वही दस्तखत अगर महामहिम राष्ट्रपति जी कर दें, कोई भी राष्ट्रपति हो, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर वो कर दें और अपॉइंटमेंट हो जाए तो एक ऑनरेबल जज और बन जाएगा हमारे लिए, तो उतना लिटिगेशन और ज्यादा कंसिडर होने का, उतना लिटिगेशन कम होता रहेगा। क्या जजों की नियुक्ति में भी राजनीति होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, 1% भी नहीं होती। मैं विश्वास के साथ आपके साथ इस मंच पे खड़ा होकर के आपके माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दखल नहीं होती जजेस के अपॉइंटमेंट में। जजेस का अपॉइंटमेंट उनके मेरिट, कैपेबिलिटी और एमिनेंस पर ही होता है। कई लोग कहते हैं जी कि जज साहब के बारे में, माननीय कोर्ट के बारे में अच्छी बातें नहीं कहते जी। ये भी आरोप लगता है कि कई जाने माने वकील बीच में दलाली करते हैं, क्या ऐसा होता है? देखिए, वकील दलाली करते हैं ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन समाज के कुछ लोग जो जजेस की दलाली करने को क्लेम करते हैं वो जरूर होता है। लेकिन फिर आपके मंच के माध्यम से मैं कहता हूं कि 100% ईमानदार अगर कोई संस्था हमारे देश में है, मैं फिर कहता हूं 100% प्रकाश भाई, तो वो जुडिशियल सिस्टम है हमारे देश का। ये कतई झूठ है, रुपए देकर के हिंदुस्तान में न्याय न खरीदा जा सकता है, न खरीदा जाएगा कभी भी। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े मंत्री जेल में नहीं होते। कितने बड़े उदाहरण है, आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। अगर वो लोग सक्षम होते तो वो तो कभी का किसी को खरीद करके काम करा चुके होते। किसी भी सूरत में रुपए से कोई काम नहीं होता, आपके मुकदमे के मेरिट पे ही मुकदमा डिसाइड होता है। आजकल मीडिया बड़ा ट्रायल लेने लगा है न्यायपालिका के पास जाने के पहले ही। जी, मैं मीडिया का आदमी हूं, आप न्यायपालिका के व्यक्ति हैं, आप उससे कितना उचित मानते हैं? मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में भी और कई और अभिभाषक गणों के मन में भी और शायद कई ऑनरेबल जजेस के मन में भी ये थोड़ा सा सोचने का और विचार करने का विषय है कि ट्रायल बाय मीडिया कम होनी चाहिए थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को सजा दी गई तो ही आपको कानून के बिना, जिसको कहते हैं इंसाफ मिला, और जब तक ट्रायल चलती है तब तक पर्सनल कमेंट से थोड़ा सा मीडिया को रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। पर्सनल कमेंट ना करें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जैसा है वैसा छापे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अन्यथा कोर्ट की प्रोसीडिंग में खुद कुछ लिख करके उसको ना छापे, ऐसा ना प्रोजेक्ट करें। जो आदमी अंडर ट्रायल है वो एक कन्विक्टेड नहीं है, वो अंडर ट्रायल, उसको अंडर ट्रायल रहने दें। अब हमारे संसद के 162 सदस्य हैं, 150 से ज्यादा सदस्य, इन पर तरह तरह के आरोप लगे जी। उनके बारे में किसी एक संगठन के व्यक्ति ने कहा कि वहां लुटेरे, बलात्कारी और हत्यारे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आरोप लगाने से रोक सकते, क्योंकि आरोप लगने का अर्थ कोई हत्यारा या लुटेरा नहीं होगा? प्रकाश भाई, एक बात पक्की कि जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, तो आपको अपनी जबान पर आम भाषा में कहा जाए तो लगाम रखना आना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट ना करे जाने चाहिए। देखिए, जो संसद में गया है वो आपका और हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो आदमी रिस्पॉन्सिबल सीट पर बैठा है। इस तरह की अनर्गल बातें, इस तरह की बेसलेस बातें, इस तरह की लूज टॉक्स, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। या तो आपके पास ऐसे सबूत हो, दस्तावेज हो और पुख्ता सबूत हो, जिसको आप कहते हैं अनइम्पीचेबल एविडेंस हो आपके हाथ में, तो आप एलिगेशन लगा, वरना एलिगेशन लगाना पब्लिक लाइफ में जाने के बाद ये दिस शुड बी टोटली स्टॉप। अभी आपने कहा कि इस देश में वकीलों, न्यायमूर्तियों की संख्या काफी कम है, जजेस कम है, फिर इतनी छुट्टियां क्यों मनाई जाती है कोर्ट में? साल में 180 दिन, 190 दिन से ज्यादा काम होता नहीं, आधे दिन छुट्टियों में बीत जाता है। गर्मी की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, लंबी लंबी छुट्टियां हैं, 5 डेज वीक होता है वहाँ। तो न्याय तो मेरे ख्याल से 7 दिन अगर न्याय मिले तो क्या गलती है? बिल्कुल सही आपने कहा, मैं आपके विचारों से इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात सही है कि हमारे यहाँ छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी मैं इसमें हाँ करता हूँ कि छुट्टियाँ कम होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि शनिवार को अगर पूरा नहीं तो कम से कम आधा दिन वर्किंग और रखें, क्योंकि अपने यहाँ मुकदमों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए छुट्टियाँ तो निश्चित तौर पे सिस्टम में कम ही करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो। लेसर हॉलीडेज एंड मोर वर्किंग डेज। एक और फैशन कई दिनों से चल रहा है कि PIL लगाई जा रही है। कोई भी आदमी जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जाके PIL लगा देता है जी। तो क्या PIL लगाने को रोकना चाहिए या हर एक PIL का स्वागत करना चाहिए? एक बैलेंस जरूरी है प्रकाश भाई। ये कह देना कि PIL टोटली रोक दें, ये भी गलत है, फॉर द रीजन कि PIL कई बार जेन्युइन भी होती है। किसी समाज के लिए, एक व्यक्तिगत मतलब जिसे समाज के रूप में भी समाज को भला करने के लिए लगाई जाती है या शहर का भला करने के लिए लगाई जाती है, तो उस तरह की जो PILs हैं जो एक जेन्युइन केस के लिए, जेन्युइन कॉज के लिए हैं, उनको तो प्रमोट करा जाना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम PIL, जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है सिस्टम में रहने के बाद, वो ये है कि मैक्सिमम PILs जो होती हैं वो या तो फर्जी होती हैं या खुद उसको आप एक्लेम करने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ उसमें से मिलेगा, प्राप्त होगा, भले यश प्राप्त होगा या रुपया प्राप्त होगा, लगाई जाती हैं।
तो वो PIL कर्व करना बहुत जरूरी है सिस्टम के लिए। कैसे हो सकता है ये काम? क्या उसके लिए कोई कमेटी हो? नहीं, कमेटी की जरूरत नहीं प्रकाश भाई, वो कोर्ट में लगती है और माननीय न्यायालय जो है उन PILs को डिस्पोज ऑफ करते समय, डिसमिस करते समय अगर थोड़ा सा कॉस्ट लगाना शुरू कर दे तो उसका जो डेटरेंट इफेक्ट पड़ेगा समाज पे कि तो फर्जी PIL शुरू किया है कि गलत, बिल्कुल जरूरी है, कोर्ट का वक्त जाए, बिल्कुल सही। और कोर्ट का आप देखिए प्रकाश भाई 10:30 से 4:30 कोर्ट का टाइम है जी। उसमें रोज के मुकदमे निपटते हैं। मेरा घर का मुकदमा है, आपका कहीं रुपए का मुकदमा है, किसी का चेक बाउंसिंग का केस है, किसी का क्रिमिनल केस है, कोई अंडर ट्रायल अंदर बैठ, इन्हें उन आम मुकदमों को छोड़ करके कोर्ट इस PIL में चल जाता है कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से वहां क्यों गए। अभी इस तरह की जो PILs है तो टोटली नहीं, दिस इज अनकॉल्ड फॉर। वो उस तरह की PILs टोटली बंद कर देना चाहिए। जो आम आदमी की जिंदगी से ना जुड़ी हो, जो समाज से ना जुड़ी हो, दैट इज ए पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, नॉट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोग कहते हैं कि आपके लिए न्याय पाना बहुत आसान है अगर आपके पास अच्छा वकील हायर करने के लिए पैसे। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा वकील कभी भी अच्छे फैक्ट्स का और अच्छे मुकदमे का सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रकाश भाई। कई मामलों में ऐसा सुनने में आता है कि फलां वकील को किया गया है मतलब केस जीतना तय है। ऐसा हो सकता है? मैंने तो 20 साल में ऐसा लोग कहते हैं कि मर्डर करके आ जाइए पर इतने लाख रुपए लाके वकील साहब के हाथ में रख दीजिए तो आप बच जाएंगे। नहीं, कहते जरूर लोग हैं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, DG केबल के माध्यम से, कि ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमे के फैक्ट्स, मुकदमे का मेरिट, मुकदमे के तथ्य डिसाइड करते हैं मुकदमा सही है गलत है। अच्छा वकील सिर्फ उन फैक्ट्स को अच्छी तरह रख सकता है, इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। क्या वकालत के पेशे में भी खानदानवाद चलता? मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू बड़े वकील, राम जेठमलानी की बिटिया रानी जेठमलानी बड़ी वकील, सतीश बागड़िया के बेटे अजय बागड़िया बड़े वकील, ऐसा है क्या? पहले तो सतीश बागड़िया साहब के बेटे अजय बागड़िया बड़े वकील नहीं है, एक साधारण स्ट्रगलिंग वकील है, मैं आपको बताऊं। दूसरा ये है कि बड़ी एक पुरानी कहावत है जो मैं सुना करता था जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन करा था, कि सिखाए पूत कभी कचहरी नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ तो आप में ही अगर ताकत है और क्षमता है अपना मुकदमा अच्छा लड़ने की, तो ही आपकी वकालत चलेगी, वरना आप घर बैठ के नजर आओगे। आप रोज जो है न्यूज़पेपर पलटाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, चाय पिएंगे, घर आ जाएंगे। अगर आप में सक्षमता है, अगर आप में एबिलिटी है, तो ही आप आगे आएंगे। बिल्कुल भी इस तरह का कोई, पहले ये बात कही जाती थी कि अगर आप में अक्ल है जी और आपके पीछे कोई पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो भी आप न्याय के इस व्यवसाय में आकर, न्याय दिलाने के व्यवसाय में आकर अच्छी शोहरत पा सकते हैं, अच्छा पैसा पा सकते हैं। क्या ये अभी भी है संभव? बिल्कुल संभव। और शायद ये एकमात्र प्रोफेशन है दुनिया का जिसमें कि पैसा नहीं होते हुए भी अगर आप में अक्ल है, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में कानून समझने की और अच्छे प्रेजेंटेशन की क्षमता है, तो आप यश पाएंगे, शोहरत पाएंगे, पैसा पाएंगे। लेकिन किस्सा वहां खत्म नहीं होता प्रकाश भाई, उसके साथ आती है जिम्मेदारियां। और जैसा बार बार आपने भी कहा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि बार बार उन जिम्मेदारियों के साथ ये जरूरी है कि समाज को आप क्या लौटाते हैं उस यश, शोहरत और पैसे के बाद, वो भी महत्वपूर्ण है। क्या आज वकील लौटा रहे हैं उसे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। जिस रूप में लौटाना चाहिए उस रूप में नहीं लौटा पा रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट के अंदर जाके देखिए परिसर में, तो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आजकल आने लगी है, महंगी महंगी गाड़ियां आने लगी है जो कहीं नहीं दिखती शहर में, वो वहां आकर एक कार की नुमाइश आप देख सकते हैं। तो इससे लगता है कि वकीलों की इनकम काफी बढ़ गई। सही है? व्यक्तिगत तौर पे तो बढ़ी है, हाँ थोड़ी बहुत जरूर बढ़ी है। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ियों की नुमाइश नहीं जितनी आप कह रहे हैं, पर हाँ एक गाड़ियां जरूर बढ़ गई हैं। क्या ये बात सही है कि अभी भी कई वकील ऐसे जो माननीय न्यायाधीशों से कई गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं? हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं एलिवेशन से मेरा मतलब, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट जजशिप अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप मन में ये मान करके एक्सेप्ट करते हैं कि मैं जिस स्टेज पे जितने रुपए कमाता था उससे मुझे बहुत कम रुपए मिलेंगे। एंड एक्चुअली एन ऑनरेबल जज जो बनते हैं वो एक सेक्रीफाइस करते हैं एलिवेशन एक्सेप्ट करने के लिए, एंड ही लिव्स लाइक अ सेंट। एक ऑनरेबल हाई कोर्ट जज की जिंदगी एक सेंट जैसी जिंदगी है प्रकाश भाई। कम रुपए में दिन भर काम करना, पब्लिक में ना मिलना, पब्लिक से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं, रात को फाइल पढ़ना, और ये काम सतत वर्षों तक करना, 62 साल तक अगर आप हाई कोर्ट में हो और 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट में हो, तो ये जिंदगी होती है आपकी जज की। एक आम नागरिक के रूप में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमेशा भ्रष्टाचार के मामले में कई लोग फंसते हैं जी, या कहा जाता है कि इस अफसर की यहाँ पे 50 करोड़ की संपत्ति मिली, इसकी यहाँ 100 करोड़ की संपत्ति मिली। जब वो संपत्ति राजसात करने की बात आती तो पता चलता कि 1 करोड़ रुपए राजसात किए गए, तो बाकी पैसा कहाँ चला जाता? अब एक मध्य प्रदेश सरकार ने नया कानून बनाया है, अभी उसमें राजसात संपत्ति राजसात करने का भी प्रावधान है। तो वो जो एक्सेस संपत्ति है उसकी कार्रवाई शुरू से, उदाहरण के तौर पर अभी एक दंपत्ति है, बड़े ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं वो, उनकी संपत्ति राजसात की कार्रवाई प्रशासन ने और राज्य शासन ने शुरू कर दी है। तो ये धीरे धीरे कानून में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ये पॉजिटिव क्षेत्र में आ रहे हैं। आपकी राय में न्यायपालिका में क्या सुधार जरूरी है? आखिरी सवाल है। अलावा जजेस और अपॉइंट करे जाएं,
और वकील अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति समझे, मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक है। बहुत सारी समस्याएं सरकार अगर ऑनरेबल जजेस नहीं अपॉइंट कर देगी तो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे लिटिगेशन जो है वो निपट जाएंगे, लिटिगेशन जल्दी निपटेंगे तो आम आदमी की आस्था और विश्वास जो है वो जुडिशियल सिस्टम में बढ़ेगा। अन्यथा अगर आप मुकदमे को समय ज़्यादा देते हैं, स्वाभाविक सी बात है आदमी का विश्वास और आस्था कम होता है, उससे आदमी कोर्ट के बजाय आम आदमी बाहर जाकर के मुकदमे निपटाना पसंद करता है, जो कि तरह तरह के क्राइम को और सूडो क्राइम्स को जो है वो प्रमोट करती है वो चीज़। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।